हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग इस यानी कि भयंकर गर्मी का जो इस समय उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, उसका आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए गर्मी तो है ही, लेकिन इस गर्मी में हम अपनी स्टडी को तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और वो कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं? खुद को स्वस्थ रखकर। स्वस्थ ऐसी भयंकर गर्मी से कैसे लड़ा जा सकता है? तो ऐसी भयंकर गर्मी से लड़ने के लिए आप लगातार पानी पीते रहिए, आपकी बॉडी में पानी की कमी ना होने पाए। और यही एक बेहतर तरीका है गर्मी से लड़ने का। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, कब से कब तक। तो अगर हमने 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक की अगर हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से 5 वंशों ने शासन किया, जिसके बारे में हमने आपसे कल हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। एक बार फिर से आपको हम पिछले चैप्टर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रिफ़्रेश हो सकें और अपने चैप्टर की ओर पुनः जो है बढ़ सकें। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है 320 वर्षों में जो है मुख्य रूप से 5 वंशों ने शासन किया। वो 5 वंश कौन कौन से थे? एक मामलुक वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा जो है सैयद वंश था, 5वां और अंतिम वंश कौन था? तो वो लोदी वंश था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वर्षों तक किस वंश ने शासन किया, तो वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक शासन किया था। अगर कम की बात करता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन किस राजवंश ने किया था, वो खिलजी वंश ने किया था। वो कितना समय था उनका? 30 वर्ष तक। तो 30 वर्ष तक खिलजियों ने शासन किया। और तुगलक वंश तक जो है तुगलक वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो 94 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, और इसके बाद में हमने आपसे इसके बारे में भी डिस्कशन किया था कि लोदी वंश का यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? तो वो लोदी वंश था। और इसी लोदी वंश का जो है इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसको जो है इब्राहिम लोदी को बाबर जो है अटैक करता है भारत पर। और इस इब्राहिम लोदी को हराकर यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इसको पराजित करता है। और ये पहला शासक होता है इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो जब युद्ध के मैदान में मारा जाता है, यहाँ के दिल्ली सल्तनत के शासन के जो है अंतिम शासक जो होता है इब्राहिम लोदी, इसका अंत हो जाता है। और यहीं से जो है शासन सत्ता किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? मुग़लों को ट्रांसफ़र हो जाती है। मैंने आपसे कल यहाँ तक डिस्कशन किया हुआ था। कल हमने आपसे बोला था कि कल हमने सारे शासकों की यानी दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण शासकों की हायरार्की बताई थी। जितने भी शासक हुए हैं 1206 से लेकर के 1526 तक, हमने एक एक शासक के बारे में आपको बताया। हालांकि सारे शासक इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपकी हायरार्की बनी रहे। और इस तरीके से अगर क्रमवार में राजाओं का अगर लगाने का क्रम पूछ लेता है, तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक्स ना हो, इस वजह से हमने संपूर्ण शासकों के नाम इसमें जो है बोर्ड में लिख दिए थे। ठीक है, ताकि आपको जो है इस किसी भी चीज़ को यानी कि इन शासकों के बारे में अगर क्रम लगाने के लिए आ जाए, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का जो है सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो कल हमने हायरार्की के बारे में बताया, सारे शासकों के बारे में बताया। और कल आप इसके साथ में मैंने आपसे बताया था कि आज से जो वीडियोस कंटिन्यू हम करेंगे, तो उसमें जो है एक एक शासक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिटेल से हम डिस्कस उन्हीं शासकों के बारे में करेंगे जिनसे जो है क्वेश्चन बनने की एग्ज़ाम में संभावना होती है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो चीज़ हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। और आपके लिए वही फैक्ट लेकर के आएंगे
जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहे और हमारे द्वारा दिए गए मैटर को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और साथ में रिवाइज कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम समय को ध्यान देते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो मैंने कल बताया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो वो दास वंश था। इस दास वंश को जो है किस नाम से जानते हैं, तो इस दास वंश को जो है मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। अब इस मामलुक वंश का मामलुक का अर्थ क्या होता है, तो मैंने कल इसके बारे में भी आपको बताया था कि जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ हो किंतु बाद में वो दास बन गया हो, उसको नाम क्या दिया, उसको नाम दिया है मामलुक। ठीक है, उसको मामलुक कहते हैं। तो हम सबसे पहले मामलुक वंश के बारे में हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। इस मामलुक वंश का यह दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था, एक दास होते हुए और दास के पद से ये एक दिन इस पद पर पहुंचा कि अपने आप को एक सुल्तान के पद पर स्थापित करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए था कि एक व्यक्ति दास होते हुए, दास होने के बावजूद भी उसके पास कोई भी इस तरीके के संसाधन नहीं थे, लेकिन वो जो है अपनी योग्यता के दम पर एक दिन ऐसा आता है जब वो दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। तो हम निसंदेह रूप से ये कह सकते हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का पहला जो है शासक था। ठीक है, आइए हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इसका शासन कब से कब तक रहा है, 1206 से लेकर के 1210 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, इन 4 वर्षों में इसने काफ़ी कुछ, अगर समय को देखते हुए अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसने काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल की, जो कि हम आपसे समय के साथ जो है एक एक टॉपिक के बाद जो है हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो हम अगर बात करते हैं कि इसका जो प्रशासन का केंद्र कौन था या राजधानी कौन थी, तो राजधानी थी लाहौर। यहीं लाहौर से ही जो है इसने अपने शासन प्रशासन की बागडोर